हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। एवरीवन। आज हमारे साथ डॉक्टर रजनीत हैं, पंजाब से ही हैं और टॉपिक बहुत अच्छा पकड़ा है कि ब्लड डिसऑर्डर्स जो है, जो हम रिपोर्ट्स में देखते हैं, हमें कैसे क्या पता लगेगा। तो अच्छा टॉपिक है, देखिए समझने वाला है। समझिएगा, सुनिएगा, उसके बाद अपना सवाल बताना। वेलकम रजनीत। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डियर। मैंने ये इन्वेस्टिगेशन का टॉपिक इसलिए पकड़ा है क्योंकि जूनियर्स को भी, इनफैक्ट सीनियर्स को भी ब्लड के डिसऑर्डर्स है जो जल्दी डायग्नोज नहीं होते हैं। तो इसलिए टॉपिक ये चूज़ करा है मैंने, ताकि हम सिर्फ एक सीबीसी रिपोर्ट को देख के ही बहुत सारे ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स या फिर ब्लड रिलेटेड डिजीज़ को जल्दी से उनको डायग्नोज कर पाएँ। और इनफैक्ट आज मैं कोई डिटेल में आपको ब्लड के डिजीजेस नहीं पढ़ाऊंगी, बट हाँ इतना टच करेंगे कि उन सबको डिफरेंशियल डायग्नोज करें सबकी, और उनको समझ पाएँ अच्छे से। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। सबसे पहले थोड़ा बेसिक कर लेते हैं। बेसिक इतना पता है हमें कि बोन मैरो में से हमारे ब्लड सेल्स बनते हैं। बोन मैरो में स्टेम सेल्स होते हैं जो कि आगे कॉलोनीज बनाती हैं, और उनमें से रेड ब्लड सेल बनते हैं, फिर वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। तो इनके बीच में भी प्रोसेस होता है कि जो स्टेम सेल्स होते हैं पहले मेच्योर नहीं होते हैं, पहले इमेच्योर होते हैं, फिर वो मेच्योरिटी में आके रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स बनते हैं। तो मैंने ये गॉड फॉर्मूला लिया है, जितने भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर है उनमें या तो उनकी जनरेशन में डिफेक्ट होएगा, मतलब उनकी बोन मैरो में कोई डिफेक्ट होएगा, या फिर उनके ऑपरेशन मतलब फंक्शन में, जैसे भी वो अपने ब्लड में काम करते हैं उस टाइम फंक्शन में कोई प्रॉब्लम आएगी, या फिर उनके डिस्ट्रक्शन में, जो कि हमें पता है स्प्लीन में डिस्ट्रक्शन होती है, या तो उनके डिस्ट्रक्शन में ट्रबल होएगी। तो ही ये दिक्कतें या डिजीजेस बनती हैं। तो सबसे पहले अगर हम पेशेंट की इन्वेस्टिगेशन करते हैं ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में, हमें 3 स्टेप्स को ध्यान में रखना होगा। पेशेंट की हिस्ट्री, जो जिसमें इंक्लूडेड होता है सबसे पहले प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स, जिससे हम समझते हैं इंक्लूडिंग साइन सिम्टम्स कि पेशेंट आरबीसी के रिलेटेड डिजीज में है या डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स की। फिर उसकी पास्ट हिस्ट्री में कोई इंसिडेंस हुआ है, या कईयों को जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुई होती है तो उनको ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स आते हैं, या फिर कोई और वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो कि ट्रिगर करती है। और थर्ड वन है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री से तो ऑब्वियसली कई पेशेंट्स खुद ही आके बता देते हैं कि हमारी फैमिली हिस्ट्री में थैलेसीमिया है, हीमोफीलिया है। और फोर्थ वन है ड्रग हिस्ट्री। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है ब्लीडिंग डिसऑर्डर में, ड्रग हिस्ट्री, क्योंकि कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जैसे कि एस्प्रिन और वॉरफरिन। ये मैं आगे डिटेल में बताऊंगी कब कब देते हैं और ये किस चीज़ को इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन। कुछ डिजीजेज में फिजिकल एग्जामिनेशन पहले इंपॉर्टेंट होती है हिस्ट्री के बाद, है ना, कुछ में बाद में। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में पेशेंट को कुछ जैसे अनीमिया है तो उसको तो हम देख के ही बता देते हैं कि इसको अनीमिया है, और बाकी के साइन एंड सिम्टम्स भी देख लेते हैं ना। बट जो डब्ल्यूबीसी के रिलेटेड डिजीजेस होती है, जैसे माइलो प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स होते हैं या लिकीमिया होते हैं, ये सबकी इतनी फिजिकल एग्जामिनेशन में हमें नहीं पता चलता, लेटर ऑन डिजीज में पता चलता है, लेटर ऑन डिजीज स्टेज में पता चलता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है लेबोरेटरी फाइंडिंग। जब भी पेशेंट हमारे पास आता है सबसे पहले हमारे आगे रखता है सीबीसी रिपोर्ट्स। तो मैंने अपनी प्रैक्टिस में ये एक्सपीरियंस करा, जब अर्ली प्रैक्टिस थी तो आप सबने भी ऐसे किया होगा, हम सिर्फ ध्यान देते थे सीबीसी में एचबी, आरबीसी काउंट, डब्ल्यूबीसी काउंट और प्लेटलेट्स, और उसके बाद जो सीबीसी रिपोर्ट में लिखा होता था हम उसमें इतना ध्यान नहीं देते थे, जैसे एमसीवी, एमसीएच। तो आज आज मैं यही क्लैरिफिकेशन आप सबको दूंगी कि इन सब में से भी हम डिजीज को कैसे डायग्नोस कर सकते हैं रिपोर्ट में, ताकि हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशंस पेशेंट की ना करवानी पड़े।
जैसे कि मैं आजकल चैरिटेबल डिस्पेंसरी में हूँ, हम वहाँ पे ज़्यादातर लो क्लास फैमिलीज या लो क्लास पेशेंट्स आते हैं, उन वो इतना अफोर्ड कर ही नहीं पाते। तो पहले क्या होता था, मेरे को था कि पेशेंट ने सीबीसी रिपोर्ट दी, अनीमिया है, मेरे को कैसे पता चलेगा उसको आयरन डेफिशिएंसी है या बी 12 डेफिशिएंसी है। तो मैंने उनको कहना कि आयरन प्रोफाइल करवा के लाओ या बी 12 डेफिशिएंसी चेक करवा के लाओ। तब लैक थी मेरी कि मेरे को सीबीसी रिपोर्ट में देखना नहीं आता था कि इस पेशेंट को आयरन डेफिशिएंसी है या बी 12 डेफिशिएंसी है। तो आज यही क्लैरिफिकेशन हम करेंगे। तो ये 3 स्टेप्स नोट डाउन कर लीजिए: हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, लेबोरेटरी फाइंडिंग्स। तो अभी अगर हम देखें, 3 टाइप के ब्लड सेल्स हैं, तो इनकी डिजीजेस भी ऐसी आती हैं कि या तो वो बड़े होंगे या कम होंगे, ऐसी डिजीजेस आती हैं। से जैसे आरबीसीज में अगर एचबी आरबीसी बड़े हुए हैं तो पॉलीसाइथीमिया, अगर एचबी कम है तो अनीमिया। डब्ल्यूबीसी में ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोपीनिया अगर डिक्रीज है डब्ल्यूबीसी। सेम थ्रोम्बोसाइटोसिस अगर प्लेटलेट्स बड़े हैं, अगर प्लेटलेट्स कम है तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो अभी हम सबसे पहले करेंगे आरबीसीज। तो तीनों ब्लड सेल्स के डिफेक्ट्स में हिस्ट्री, जो 3 स्टेप्स मैंने पहले बताए हैं, हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन और लैब फाइंडिंग्स, यही करेंगे। पर मैं साथ साथ में बताऊंगी कि कौन सी ब्लड सेल्स के डिजीजेस में कौन सी चीज़ सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है। अभी जैसे आरबीसीज है, आरबीसीज में पेशेंट जब हमारे पास आता है तो हम तो वैसे उसको देख के ही पहचान जाते हैं कि पहले जैसे अनीमिया है, एचबी डिक्रीज हो गया, तो अनीमिक पेशेंट को हम देख के ही पहचान जाते हैं कि इसके फेशियल पैलर है, पाम्स की क्रीजेस में रेडनेस नहीं है, उसके जो नेल्स होते हैं वो स्पून शेप्ड होते हैं, और आईज कंजक्टाइवा में, सॉरी, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ आईज में पैलर रहता है। टंग उसकी बिल्कुल वाइट सी होती है, मतलब इतना रेडिश नहीं होती। तो ये आता है अनीमिया के सिम्टम्स आते हैं। इसके अलावा साइंस पेशेंट कौन से बताता है हमें कि मैं जब चलता हूँ मेरे को सांस लेने में दिक्कत होती है। और फर्स्ट जैसे स्टार्टिंग होती है अनीमिया में तो नॉर्मली डिस्निया नहीं इतना होता, ज़्यादा एग्जर्शन करने पे ही होता है। पर जो लेटर ऑन एनीमिक डिजीजेज हैं अनीमिया में, उसमें पेशेंट को थोड़ी एग्जर्शन करने पे भी या इवन रेस्टिंग पोजीशन पे भी उसको डिस्निया होता है। तो सेकंड सिम्टम एंकल एडिमा, उससे भी हम डायग्नोज करते हैं। थर्ड है कि पैल्पिटेशंस, पेशेंट को लेटे हुए भी पैल्पिटेशंस फील होना, वो सवियर एनीमिया का सिम्टम है। फिर लेसीट्यूड, जैसे कि उसको एनर्जी, थकावट, लैक ऑफ एनर्जी, थकावट फील होनी, और मेंटली भी एग्जॉस्टेड फील करना। इसके बाद बहुत ज़्यादा अनीमिया होने पर एंजाइना फील होता है पेशेंट को। क्लाउडिकेशन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बहुत सी लेडीज़ आके बताती हैं हमारी टांगें दुख रही हैं, इनमें क्रैम्प्स पड़ते हैं, रात को ज़्यादा फटीग फील होता है। तो ये भी अनीमिया का एक सिम्टम है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताई दिया, नील्स का माउथ माउथ में है ना, वो सारे सिम्टम्स आ गए। तो नेक्स्ट हम करेंगे इन सब एनीमियाज में डिफ्रेंशिएशन: आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, परनीशियस अनीमिया, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि नॉर्मली पेशेंट की डाइटरी डेफिशिएंसी की वजह से होता है, या तो फिर हाँ, डाइटरी डेफिशिएंसी की वजह से होता है, या फिर कई कई और फैक्टर्स आ जाते हैं। अभी मैं जैसे आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया और पर्नीशियस अनीमिया का साथ में बताऊंगी आपको। आप ये ऊपर देख सकते हो, नॉर्मल रेड सेल, जो हमारी रेड सेल काउंट और हीमोग्लोबिन, ये सब की नॉर्मल डिटेल्स हैं, वैल्यूज हैं मेन और वुमेन में। पर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में और परनीशियस एनीमिया में हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या होता है, जो आरबीसी होता है, जो नॉर्मल उसका साइज होता है वो छोटा हो जाता है। साइज छोटा होने के साथ साथ उसके अंदर की हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से उसका हाइपोक्रोमिक भी हो जाता है, मतलब उसका कलर भी फेड हो जाता है। तो पीबीएफ में देखेंगे क्या आएगा, जब हम जैसे टेस्ट करवाते हैं, लैब इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, सीबीसी रिपोर्ट के बाद सेकंड स्टेज पीबीएफ की आती है। तो पहले तो चलो सीबीएसई रिपोर्ट, सीबीसी रिपोर्ट है, ये देखते हैं इसमें क्या क्या डिफरेंस आता है। एच बी देखो यहाँ पे, दोनों पेशेंट्स में 10.4 है, दोनों में 10 ग्राम एच बी है, मतलब अनीमिक है। पर आयरन डेफिशिएंसी में क्या है, एम सी एच, एम सी वी, एम सी एच सी, ये तीनों लो है।
ठीक है। और मैक्रोसिटिक मतलब परनीशियस अनीमिया। परनीशियस अनीमिया कैसे होता है? B12 डेफिशिएंसी की वजह से और फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से। तो इनमें मैक्रोसिटिक में क्या होता है? आयरन में जैसे साइज छोटा हो गया, मैक्रोसिटिक में साइज बड़ा हो जाता है। ठीक है। तो इसमें क्या होगा? वॉल्यूम भी ज्यादा है, मीन कॉर्पस्कुलर एमसीएच ये भी हाई है, और एमसीएचसी ये नॉर्मल रहेगा। मतलब एमसी भी एमसीएच दोनों हाई रहेंगे, और आयरन डेफिशिएंसी में तीनों ही लो रहेंगे। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताइए। अभी जब हम पीबीएफ करवाते हैं तो पीबीएफ में हमें, जैसे मैंने बताया, आयरन डेफिशिएंसी में साइज छोटा होने की वजह से माइक्रोसिटिक, और उसमें फेड होना, जैसे कलर कम हो गया, एचबी कम हो गया, तो हाइपोक्रोमिक, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक पीबीएफ दिखेगी हमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में। ठीक है। और अगर अगर अब मैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस बताऊंगी। इन केस किसी पेशेंट में हाइपोक्रोमिक अनीमिया है बट आयरन डेफिशिएंसी नहीं है। हाइपोक्रोमिक मतलब एचबी कम वाला, मतलब लाइट रेड ब्लड सेल्स हमें पीबीएफ में दिख रहे हैं पर आयरन डेफिशिएंसी नहीं है। तो उस केस में पेशेंट को थैलेसीमिया भी हो सकता है, और रीनल फेलियर की वजह से भी ऐसे होता है। तो आर एक एक चीज मैंने स्टार्टिंग में बतानी थी, जब आरबीसी प्रोड्यूस होते हैं तो उनको प्रोड्यूस करने के लिए स्टेम सेल्स को ट्रिगर करता है एक हार्मोन जो कि हमारी किडनी रिलीज करती है, जिसका नाम है अरिथ्रोपोइटिन। तो अरिथ्रोपोइटिन जो है वो आरबीसी प्रोडक्शन को बढ़ाता है। तो मोस्ट ऑफ द जब हम रीनल फेलियर्स के पेशेंट्स देखते हैं उनमें अनीमिया रहता है, किडनी फेलियर की वजह से अरिथ्रोपोइटिन नहीं रिलीज हो पाता, इसकी वजह से आरबीसीज और एचबी कम रहता है। तो अगर हाइपोक्रोमिक पीबीएफ में हमें दिख रहा है, पेरिफेरल ब्लड फिल्म में हमें हाइपोक्रोमिक आरबीसीज दिख रहे हैं, तो हो सकता है कि पेशेंट को रीनल फेलियर हो या थैलेसीमिया हो। ये है सिम्टम्स आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के, मैंने स्लाइड्स लगाई हैं। तो ये किलोसिस है, ये जो एंगल ऑफ माउथ है इनमें वो पक्का रहता है, मुंह पक्का रहता है हमेशा, स्पून लाइक नेल्स रहते हैं। आरबीसीज का वो मैंने बता ही दिया। और B12 डेफिशिएंसी से ये बहुत से पेशेंट आके कहते हैं हाथ सो रहे हैं हमारे, झंझनाहट रहती है, थकावट रहती है, माउथ में अल्सर्स रहते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और B12 डेफिशिएंसी एनीमिया, इसमें टंग को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है उसमें जो टंग है हमारी वो सॉरी पेशेंट की वो टंग बिल्कुल लाइट रहेगी, मतलब उस वाइट सी रहेगी, रेडिश नहीं रहेगी। पर B12 डेफिशिएंसी में पेशेंट की जो टंग है वो फ्लैबी, स्मूथ और रेड रहेगी। और इसके अलावा वो सब आप देख लीजिए सिम्टम्स। मेमोरी लॉस होती है B12 डेफिशिएंसी में, मूड स्विंग्स वगैरह रहते हैं। नेक्स्ट आ गया हीमोलिटिक अनीमिया। जैसे मैंने अनीमिया में थर्ड टाइप लिखा था, हीमोलिटिक अनीमिया। हीमोलिटिक से ही हमें समझ आ रही है कि जैसे मैंने फर्स्ट बताया था कि प्रोडक्शन में प्रॉब्लम, ठीक है, और सेकंड वन था उसकी ऑपरेशन में, मतलब फंक्शन में दिक्कत। तो आयरन डेफिशिएंसी हो गया प्रोडक्शन में, एचबी अच्छे से नहीं बन रहा। परनीशियस अनीमिया की डाइट में B12 फॉलिक एसिड कम है, फंक्शन में। और हीमोलिटिक अनीमिया आ गया कि उसकी आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन हो रही है जल्दी। आरबीसीज का टाइम कितना होता है? लाइफ स्पैन होता है 120 डेज का। तो 120 डेज के बाद अपने आप स्प्लीन जो है उसको डिस्ट्रॉय कर देती है और नए जो आरबीसीज होते हैं वो बन जाते हैं। पर हीमोलिटिक अनीमिया में क्या है, 120 डेज के पहले ही वो टूटने शुरू हो जाते हैं आरबीसीज। हीमोलिटिक अनीमिया आगे G6PD डेफिशिएंसी की वजह से होता है, या फिर सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया में आपको पता ही होगा बेसिक, कि नॉर्मल जो आरबीसी होता है वो डंबल शेप होता है, बट सिकल सेल अनीमिया में वो मून लाइक बन जाता है। तो जितने, या फिर सफीरोसाइट्स जो कि बिल्कुल राउंड शेप। तो ये जो हिमोलिटिक अनीमिया क्या होता है कि जितने भी ये आरबीसीज की जब शेप बदल जाती है, तो जब वो वेसल से पास होते हैं, ब्लड वेसल से पास होते हैं, तो वो इतने फ्रिजाइल होते हैं, पास होते होते भी टूटते रहते हैं।
तो बॉडी में नॉर्मल सर्कुलेशन में भी जब आरबीसी टूटते हैं या फिर स्प्लीन की वजह से वो 120 डेज के पहले ही टूट रहे हैं तो वो हीमोलिटिक एनीमिया में आते हैं। अभी थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। हीमोलिटिक एनीमिया दो टाइप्स का है, कंजेनिटल और एक्वायर्ड। कंजेनिटल जैसे मैंने आपको बता ही दिया, G6PD डेफिशिएंसी जो बॉर्न से बर्थ से ही होती है। और कंजेनिटल स्फीरोसाइटोसिस, स्फीरोसाइटोसिस स्फीयर मतलब राउंड होना, आरबीसीज जब बर्थ से ही राउंड होते हैं, डम्बल शेप नहीं रहते, नॉर्मल शेप नहीं रहती, राउंड होते हैं, तो उसकी वजह से ये हीमोलिटिक अनीमिया रहता है कंजेनिटल में। ठीक है। तो जब बेबी का बॉर्न होता है तो बर्थ से ही उसको अनीमिया रहेगा और हाइपर बिलीरुबिनीमिया, क्योंकि आरबीसीज देखो नॉर्मल प्रोसेस में क्या होता है, जब आरबीसीज टूटते हैं 120 डेज के बाद, तो एच बी अलग होता है, ग्लोबिन अलग होता है, तो वो सब रीअब्जॉर्ब होके बिलीरुबिन ज़्यादा बढ़ जाता है बॉडी में। बिलीरुबिन जो है वो तीन तीन जगह पे जाता है, एक जाता है फर्स्ट लीवर में, ठीक है, लीवर में जाके वो दोबारा यूटिलाइज होता है। सेकंड जो है स्टूल में जाता है, तो वो स्टको बिलीरुबिन बन के वहां से स्टूल में पास हो जाता है। स्टूल में जब गट में जाता है वहां से कुछ बिलीरुबिन दोबारा से एब्जॉर्ब होके यूरिन में चला जाता है, वो यूरिबिलिनोजन बन के निकल जाता है। पर ये हीमोलिटिक अनीमिया में क्या होता है, ये तीनों चीजें बड़ी हुई मिलती है हमें। अनीमिया तो मिलेगा ही मिलेगा, एचपी कम मिलेगा, बिलीरुबिन भी बड़ा मिलेगा हमें, क्योंकि आरबीसी ज़्यादा टूट रही है, बिलीरुबिन ज़्यादा बढ़ रहा है बॉडी में। थर्ड, हमें यूरिन में भी यूरोबिलिनोजिन ज़्यादा बढ़ा हुआ मिलेगा। और सेकेंड हीमोलिटिक एनीमिया है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड जो जब किसी पॉइजन से या इन्फेक्शन से ट्रिगर होता है ये हीमोलिटिक एनीमिया, या फिर स्प्लीन में कोई डिफेक्ट आ गया, स्प्लीनोमेगाली हो गई, स्प्लीन ज़्यादा बड़ी हो गई, तो वो आरबीसीज को जल्दी तोड़ना शुरू कर देती है, तो ये भी ये एक्वायर्ड हीमोलिटिक अनीमिया में आता है। तो इसके सिम्टम मैंने बता ही दिया, जॉन्डिस हमेशा रहेगा पेशेंट को, अनीमिया रहेगा। और जब हम ये अगर सीबीसी रिपोर्ट में देखेंगे तो सिर्फ एच बी कम मिलेगा हमें, इसमें आयरन डेफिशिएंसी मतलब एमसीएचसी वैल्यूज, एमसीवी, ये सब हमें नहीं दिखेगा, कुछ भी ऑल्ट्रेशन में भी आ भी सकती है। तो हम क्या करते हैं कि आयरन देना शुरू कर देते हैं पेशेंट को, B12 भी देते हैं, पर फिर भी पेशेंट का अनीमिया नहीं ठीक होता। तो हमें जब ये चीज़ें कवर करके भी पेशेंट नहीं ठीक होता अनीमिया का, तो हम उसकी पीबीएफ करवाते हैं। तो पीबीएफ में पेरिफेरल ब्लड फिल्म में वहाँ पे हमें स्फीरोसाइट्स दिखेंगे, जैसे मैंने बताया हीमोलिटिक एनीमिया में सिकल सेल या तो मून शेप्ड आरबीसी दिखेंगे या फिर बिल्कुल गोल आरबीसी दिखेंगे। इसके साथ साथ रेटिक्यूलोसाइटोसिस, मतलब रेटिक्यूलोसाइटोसिस क्या होता है, जब बोन मैरो में से आरबीसीज बनते हैं तो कुछ मतलब अलग अलग शेप्स लेके बनते हैं, तो जो इमेच्योर आरबीसीज है वो अगर पीबीएफ में दिखे तो भी हम कह सकते हैं कि इसको हीमोलिटिक एनीमिया है। और इसके साथ वही बता दिया, यूरोबिलिनोजिन ब्लड में भी बड़ा मिलेगा, यूरिन में भी मिलेगा, और जो इनडायरेक्ट बिलीरुबिन है वो भी दिखेगी हमें ब्लड रिपोर्ट में। नेक्स्ट आ गया थैलेसीमिया। तो थैलेसीमिया का थोड़ा सा बताऊंगी मैं, इसके ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम। थैलेसीमिया जो होता है हमें पता है कि आरबीसीज में हीम एचबी जो होता है एक हीम पार्ट होता है, एक ग्लोबिन पार्ट होता है, हीमोग्लोबिन है ना, हीम पार्ट और ग्लोबिन पार्ट। हीम जो है आयरन पार्ट है, वो मैंने बता दिया, उसके आयरन की कमी की वजह से आता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो जब ग्लोबिन पार्ट कैसे बनता है, दो अल्फा चेन से, दो बीटा चेन से। तो जो दोनों में जब इसकी चेन में डिफेक्ट आता है तो थैलेसीमिया बनता है। अगर अल्फा चेन में डिफेक्ट है तो अल्फा थैलेसीमिया, जो कि रेयर केस होते हैं, पर मोस्ट कॉमन कौन सा, बीटा थैलेसीमिया, जब उसकी बीटा ग्लोबिन चेन में डिफेक्ट आता है। ठीक है। तो थैलेसीमिया का ये हो गया। थैलेसीमिया हमें ये भी इसके टेस्ट अलग होते हैं, इसमें जस्ट मतलब पेशेंट को एनीमिया रहेगा वैसे ही, क्योंकि ग्लोबिन नहीं बन पा रहा, आयरन बॉडी में ज़्यादा बढ़ा हुआ मिलता है, क्योंकि आयरन कंबाइन नहीं हो पाता ग्लोबिन से, ग्लोबिन में डिफेक्ट है, तो आयरन बॉडी में ज़्यादा बढ़ा हुआ मिलेगा। तो इस केस में क्या, थैलेसीमिया के केसेस में हम कैसे सीबीसी रिपोर्ट से देख सकते हैं, अनीमिक तो है पेशेंट, पर इसके साथ जब आयरन प्रोफाइल करवाएंगे टीआईबीसी भी बड़ा मिलेगा
आयरन भी बड़ा मिलेगा, क्योंकि जो आयरन की बाइंडिंग कैपेसिटी तो है, जो ग्लोबिन के साथ जुड़ने की, आयरन भी बहुत ज़्यादा है बॉडी में, पर वो कंबाइन हो ही नहीं पा रहा ग्लोबिन चेन्स के साथ। उसको बोलते हैं मतलब थैलेसीमिया उसकी वजह से होता है। तो इतना थैलेसीमिया का हो गया। इसकी लैब फाइंडिंग अगर हम देखेंगे, यहाँ पे भी हाइपोक्रोमिक दिखेंगे, क्योंकि हाइपोक्रोमिक आरबीसीज दिखेंगे। एच बी जो है पूरा नहीं हो पा रहा आरबीसी सेल्स में, एच बी पूरा नहीं हो पा रहा, ग्लोबिन से के साथ जुड़ नहीं रहा, तो आरबीसी जो है हाइपोक्रोमिक मिलेंगे। इसके साथ टारगेट सेल्स दिखते हैं। टारगेट सेल भी एक टाइप होती है जो एक पर्टिकुलर किसी डिजीज को दिखाती है। तो थैलेसीमिया में भी हमें टारगेट सेल पीबीएफ में मिलते हैं, पेरिफेरल ब्लड फिलर में। आयरन और टीआईबीसी रेज्ड मिलता है, ये मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि आयरन जो है ग्लोबिन के साथ कंबाइन हो ही नहीं पाता। इसके बाद यहाँ तक आरबीसीज का हमारा हो गया। और आरबीसीज के डिफेक्ट जब डिक्रीज होते हैं, वो सारी डिजीजेज में हमने कर ली है। आयरन डेफिशिएंसी हो गया, पर्नीशियस अनीमिया हो गया, हीमोलिटिक अनीमिया हो गया, और थैलासीमिया हो गया। ठीक है। और नेक्स्ट है जब एच बी इंक्रीज होता है, वो है पॉलीसाइथीमिया। ये भी कंडीशन काफ़ी पेशेंट्स में मिलती है। मेरा एक पेशेंट है, उसका बीपी हमेशा बढ़ा रहता है, तो एच बी चेक करवाया, उनका 17 से अब। तो उनकी पास्ट हिस्ट्री में ये पता चला उनको ब्लड ट्रांसफ्यूज किया था एक्सीडेंट की वजह से, उसके बाद से पॉलीसाइथीमिया है उनको। पर ऐसा और कोई डिजीज नहीं है। बस एक जैसे मैं नॉर्मल बता रही हूँ पेशेंट के उसको ही जैसे मैं देखती हूँ, और सिम्टम्स भी सेम मैच करते हैं। प्लेथोरा है, हमेशा रेड रहती है स्किन, है ना। और उनको इचिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, इचिंग की ही मेडिसिन लेने आए थे मेरे पास। तो एक दिन मैंने बीपी चेक किया, बीपी बढ़ा हुआ। जब 2-3 बार चेक करा, उनका बीपी रेगुलर बढ़ रहा था। चलो बीपी तो कंट्रोल हो रहा है, पर ये पॉलीसाइथीमिया की वजह से है। हेडेक होनी, टाइनाइटिस के सिम्टम्स होने, ये उनको नहीं है, बट पेशेंट्स में आते हैं जिनका एचबी इंक्रीज रहता है। बाकी लैब इन्वेस्टिगेशंस में पॉलीसाइथीमिया के पेशेंट्स में एचबी बड़े के साथ न्यूट्रोफिल्स रेज्ड हो, तो हमें कंफर्म हो जाता है कि पॉलीसाइथीमिया है। न्यूट्रोफिल्स रेज रहते हैं, प्लेटलेट्स भी रेज रहते हैं। ठीक है। और इसके साथ एटीपी रेज रहेगा, यूरिक एसिड रेज रहता है इन पेशेंट्स में। पॉलीसाइथीमिया के पेशेंट्स में यूरिक एसिड्स भी बढ़ा रहता है, एटीपी लीवर फंक्शन टेस्ट में अल्कलाइन फॉस्फेटेज ये भी बढ़ा रहता है, प्लेटलेट्स बढ़े रहते हैं, न्यूट्रोफिल्स बढ़े रहते हैं। यहाँ तक हो गया हमारा आरबीसी। प्लीज कोई क्वेश्चन है तो आस्क मी। ये थैलेसीमिया के हैं सिम्टम्स, आप देख लो, तब तक मैं स्क्रीन स्टॉप हम करती हूँ। थोड़ा ओलिगोसाइथीमिया के बारे में बताइए। क्या हुआ? मैं क्वेश्चंस की वेट कर रही हूँ, अगर कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है ओके। आरबीसी के रिलेटेड। अगर ओके है तो प्लीज थंब शो कर दो, मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। कोई क्वेश्चन है तो भाई सामने आइएगा। ओलिगोसाइथीमिया। हम्म। ओलिगोसाइथीमिया क्या होता है मैम? ओलिगोसाइथीमिया, ये टर्म तो मैंने नहीं सुनी, सॉरी। तो बाइनरी में मुक्ति पाई है। अच्छा, क्या बोल रहे हैं? ओलिगोसाइथीमिया, आपने टर्म सुनी है मैम ये? ओलिगो साइथीमिया। ओलिगोसाइथीमिया। ये टर्म तो मैंने नहीं पढ़ी है। आरबीसी का कंसंट्रेशन जो है उसमें गड़बड़ कुछ। चल यार मनज। ये किसी ने डाला हुआ है। मेडिकल टर्म फॉर ए रियली कंडीशन लो नॉर्मल टोटल नंबर ऑफ आरबीसीज। ओलिगोसाइथीमिया। ओके, यही है। ठीक है।
ये भी मेरे को पता चला, थैंक यू सो मच। कलकेरिया आर्सिस ओलिगोसाइथीमिया। में बेहतर काम करेगी इस कंडीशन में। रस ग्लैब्रा भी लेना। रस ग्लैब्रा देख रही है ये कलकेरिया आर्सिस में बेहतर काम करती है। ओलिगोसाइथीमिया में, ओके। तो जैसे मैंने वो पॉली साइथीमिया बताया, वो भी सेम ही होएगा ना जैसे ड्रग? उन्होंने ओलिगोसाइथीमिया बोला ना, पॉली में हाँ, मल्टीपल हो जाता है ना। मल्टीपल हो जाते हैं, हाँ, आरबीसीज बढ़ते, एचबी भी बढ़ जाता है। तो इसमें कलकेरिया आर्ट्स काम करती है। तो आगे बढ़े। श्योर। अभी डब्ल्यूबीसी के डिफेक्ट्स। डब्ल्यूबीसी के भी डिसऑर्डर्स वैसे ही, या तो डब्ल्यूबीसी कम होंगे या ज़्यादा होंगे। तो इसमें हिस्ट्री थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट होती है पेशेंट में। जैसे मैंने फर्स्ट 3 स्टेप्स बताए थे ना, हिस्ट्री, सेकंड था फिजिकल एग्जामिनेशन, जो कि पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स, एंड लेबोरेटरी फाइंडिंग्स, है ना। तो इसमें हिस्ट्री जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है। हिस्ट्री में पेशेंट को सबसे पहले हमने पूछना होता है कि रिसेंटली उसको इन्फेक्शन से रेजिस्टेंस हुई है, जल्दी कोल्ड हो रहे हैं, कफ्स, कोल्ड्स एंड कफ्स, सोर थ्रोट्स, चेस्ट इन्फेक्शंस ज़्यादा हो रही है, कान दुख रहे हैं, कान में इन्फेक्शन जल्दी हो रही है, या फिर उसको यूरिन में डिफ़िकल्टी फील हो रही है। इसके अलावा बॉयल या पस्ट्यूल्स बन रहे हैं बॉडी में बार बार रिकरेंट, या फिर फीवर और स्वेट्स, रात वो कॉमन है, जल्दी हो जाता है फीवर और स्वेटिंग, है ना। तो इसके अलावा माउथ की अल्सरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है डब्ल्यूबीसी डिसऑर्डर में। माउथ अल्सरेशन एंड स्किन रैशेस ये रहते हैं डब्ल्यूबीसी डिसऑर्डर्स में। थर्ड थिंग, स्प्लीनोमेगाली, ठीक है। और लिम्फ नोड्स की एनलार्जमेंट, ये तो हमें कॉमन है कि अगर कहीं पे बॉडी में लिम्फ नोड्स एनलार्ज है तो हमारा माथा ठनकता है हमेशा कि कोई ना कोई ये इन्फेक्शन हुई है पेशेंट को, है ना। तो लिम्फ नोड्स एनलार्जमेंट, ये चीज़ देखनी होती है। इसके अलावा अगर पेशेंट को लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिया में ड्रैगिंग पेन फील होती है तो इसका मतलब स्प्लीन में भी कोई गड़बड़ है। थर्ड आ गया, अगर हम देखें कि ल्यूकीमिया के पेशेंट जो ब्लड कैंसर जिसको बोलते हैं, उसमें स्पेशली डब्ल्यूबीसी का ही कैंसर होता है वो, बोन मैरो में बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाइट ब्लड सेल्स बनते हैं। तो ल्यूकीमिया के पेशेंट्स में अगर एक्यूट ल्यूकीमिया है, उसमें अनीमिया और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, इसको बोलते हैं हम पैनसाइटोपिनिया, मतलब तीनों सेल्स लो मिलते हैं, डब्ल्यूबीसी भी लो। ये मैं अभी डब्ल्यूबीसी लो वाली डिजीज की बात करने जा रही हूँ। डब्ल्यूबीसी भी लो, एचबी भी लो मतलब अनीमिक भी है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब प्लेटलेट्स भी लो है। ये तीनों लो मिले तो पेशेंट कहाँ जा रहा है हमारा, ल्यूकीमिया की तरफ जा रहा है, एक्यूट ल्यूकीमिया की तरफ। तो हम उससे डायग्नोस कर सकते हैं, अगर तीनों चीज़ें लो है तो पेशेंट ल्यूकीमिया की तरफ जा रहा है। इसके साथ अगर सिम्टम्स हमें मिले, बोन पेन, अगर बोन्स में पेन हो रही है, पेशेंट को फीवर हो रहा है, उसका वेट लॉस हो रहा है, हेडेक रह रही है कंटिन्यूसली, हेडेक के साथ नेक स्टिफनेस रह रही है, मतलब उसके मेनिंजेस भी इफेक्ट हो रहे हैं ल्यूकीमिया में, तो ये भी, इससे भी हम डायग्नोज कर सकते हैं कि ये ल्यूकीमिया की तरफ जा रहा है। पेशेंट के फिजिकल एग्जामिनेशन एंड सीबीसी में फर्स्ट तीनों चीज़ें लो, आरबीसीज भी लो, डब्ल्यूबीसी भी लो, प्लेटलेट्स भी लो। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेशेंट ल्यूकीमिया की तरफ जा रहा है। थर्ड, इसके बाद आ जाता है हमारा फोर्थ पॉइंट कि अगर पेशेंट को रेस्पिरेशन में डिफ़िकल्टी हो सकती है, मे बी ल्यूकीमिया में लिम्फ नोड्स उसके चेस्ट के एनलार्ज्ड हैं, और अगर एब्डोमिनल लिम्फ नोड्स एनलार्ज्ड है तो उस पेशेंट की ब्लड सर्कुलेशन लोअर लिम्स में कम होएगी सबसे पहले। तो लोअर लिम्स में उसकी ब्लड सर्कुलेशन रुकने की वजह से पेन वगैरह फील होनी, ये सब बोनी पेन्स, ये सब ल्यूकीमिया में मिलेगा हमें। डब्ल्यूबीसी डिक्रीज के जो सिवियर डिजीज है वो दो ही हैं, लिकीमिया और माइलोमेटोसिस। माइलोमेटोसिस ल्यूकीमिया तो बता दिए, डब्ल्यूबीसी बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनते हैं, जैसे मैंने गॉड वाला फॉर्मूला बताया। जनरेशन में दिक्कत है, डब्ल्यूबीसी बोन मैरो से ही बहुत ज़्यादा बढ़ के आ रहे हैं, पर आके
पेरिफेरल में वो कम हो रहे हैं क्योंकि इन्फेक्शन से लड़ना पड़ रहा है उनको, है ना। माइलोमेटोसिस में आ गया प्लाज्मा सेल ट्यूमर, मतलब जैसे हमें पता है कि ब्लड के 2 पार्ट्स होते हैं, सॉलिड और लिक्विड पार्ट। और अगर लिक्विड पार्ट का डिसऑर्डर है जो प्लाज्मा सेल्स में, उसमें कोई डिसऑर्डर है, वो माइलोमेटोसिस डिजीज होती है। तो इसमें भी हमें ब्लड रिपोर्ट्स में एबनॉर्मल ग्लोबुलिन दिखती है। मैंने कई पेशेंट्स में अभी देखा है ग्लोबुलिन नॉर्मली वैसे तो पॉइंट्स में ही बड़ा होता है, कईयों का अगर ग्लोबुलिन बहुत ज़्यादा बड़ा हो तो उसमें भी हम देख सकते हैं कि इसको कोई बोन पेन्स के साथ इजीली फ्रैक्चर होते हो, माइलोमेटोसिस में बहुत जल्दी फ्रैक्चर हो रहा है और उसके साथ हमें ग्लोबुलिन बड़ा मिले तो ये पेशेंट माइलोमेटोसिस में जा रहा है। नेक्स्ट आ गया लिम्फोमा। ये तो मतलब काफ़ी पेशेंट्स हम देखते हैं कॉमनली, मतलब प्रैक्टिस में 3-4 तो हमें 10 सालों में दिख ही जाता है लिम्फोमास के पेशेंट। इसमें यहाँ पे नेक की साइड्स में लिम्फ नोड्स काफ़ी बड़े हुए दिखते हैं हमें लिम्फोमास। वैसे तो इसमें फुल बॉडी में ही लिम्फ नोड्स बढ़ते ही बढ़ते हैं, पर ये ज़्यादातर नेक का लिम्फोमा हमें दिखता है। तो इसके ये लिम्फोमा जो है इसके साथ हिमोलिटिक अनीमिया होता ही होता है पेशेंट को मोस्ट ऑफ द टाइम। इसमें डब्ल्यूबीसी वेरी हाई रहेंगे और सिम्टम्स जो आते हैं पेरिफेरल सर्कुलेशन फेलियर की वजह से आते हैं, जैसे कि विजुअल इम्पेयरमेंट आ गई, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो ये पेरिफेरल सर्कुलेशन फेलियर की वजह से ही पेशेंट में ये वाले सिम्टम्स आते हैं। बोन में फ्रैक्चर्स होने, बोन में पेन्स होने, तो ये माइलोमेटोसिस के सिम्टम्स हैं। इसके साथ सोर माउथ, वो तो मैंने बताया है कि डब्ल्यूबीसी में सोर माउथ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर B12 देने के, फॉलिक एसिड देने के बाद भी पेशेंट का मुंह जो है बार बार पकना बंद नहीं हो रहा, क्रॉनिकली उसमें अल्सरेशन रह रही है, तो इसमें आप डब्ल्यूबीसी के डिसऑर्डर्स को ज़रूर मतलब डायग्नोस करवाना आगे, PBF करवाओ चाहे, तो आगे डिसऑर्डर्स इसके ज़रूर चेक करवाओ। इसके साथ डब्ल्यूबीसी डिसऑर्डर्स में स्किन रैशेस रहते हैं। और एक चीज़ और, लिम्फेडिनोपैथी हम मोस्टली देख के, लिम्फेडिनोपैथी आप समझ रहे हो, बहुत सारे लिम्फ नोड्स, नेक की लिम्फ नोड्स हो गई या इंग्वाइनल रीजन की, या यहाँ पे एल्बो में पोप्लिटियल फोसा के साइड पे, या फिर एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। अगर फुल बॉडी के लिम्फ नोड्स एनलार्ज्ड है तो हम कई बार सोचते हैं कि इसको ब्लड कैंसर तो नहीं है पेशेंट को, पर ये वायरल फीवर्स की केसेस में भी होता है। तो यहाँ पे हमें डायग्नोस करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि अगर किसी पेशेंट को वायरल इन्फेक्शन हुई है उसके भी लिम्फेडिनोपैथी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ब्लड कैंसर में ही हो। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन का मैंने सारा बता दिया आपको। डिक्रीज WBCs का कर लिया हमने, ल्यूकीमिया में होता है, सॉरी, इंक्रीज WBC ल्यूकीमिया और माइलोमेटोसिस में। डिक्रीज WBC कब होते हैं? माइलोफाइब्रोसिस में। माइलोफाइब्रोसिस अब जनरेशन में ही दिक्कत है कि एक वहाँ तो जब WBC बढ़ते हैं वहाँ पे हमारे बोन मैरो में ज़्यादा बन रहे हैं। माइलोफाइब्रोसिस में क्या होता है, बोन मैरो जो है, बोन मैरो में स्कारिंग हो रही है, ठीक है, स्कार होने की वजह से वो ब्लड सेल्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, तो वहाँ से WBC कम बन रहे हैं। माइलोफाइब्रोसिस हो गया, B12 डेफिशिएंसी, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी से भी WBC कम बनते हैं, तो सर्कुलेशन में WBC लो रहेंगे। स्प्लीन में डिफेक्ट, जैसे RBCs में बताया था, स्प्लीन टाइम से पहले खा रहा है उसको WBCs को, तो भी WBC कम रहेंगे। इसके अलावा इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है बॉडी में कि हमारे फाइटिंग सेल्स फाइट करते करते मरीज जा रहे हैं, पर बनने कम हो गए पर इन्फेक्शन जा नहीं रही, उसकी वजह से भी। और कुछ इनहेरिटेड कंडीशंस होती हैं जैसे कि हॉजकिन डिजीज, हॉजकिन लिम्फोमा जैसे मैंने बताया, उसमें भी WBC कम होते हैं, और माइलोमास। इसमें जब हम PBF करवाएंगे तो PBF में बोन मैरो से लेंगे वो एस्पिरेशन, तो बोन मैरो में इनफिल्ट्रेशन दिखेगी और बोन मैरो में ही स्कारिंग दिखेगी, तो उसी में डिफेक्ट जो हमारा है। पर इसमें क्या होता है, WBC के जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं
इससे पीबीएफ में और कुछ इतना नहीं दिखता, सिर्फ बोन मैरो से ही पता चलता है। पर इससे हमें चेस्ट की रेडियोग्राफी करानी पड़ती है या फिर लिफ एंजियोग्राफी करानी पड़ती है। ये डब्ल्यूबीसी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताओ। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कम अप। बहुत छोटी छोटी चीजें रिलेट करी हैं रजनीत तुमने, जैसे वायरल वायरल फीवर की वजह से लिम्फेडिनोपैथी हो जाती है ना। हाँ जी। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, हम कई बार मिस कर जाते हैं। मैं खुद मतलब प्रैक्टिस में काफी मिस करती थी, अभी रिपोर्ट्स बहुत मतलब परफेक्टली देख पा रही हूँ जब से मैंने ये टॉपिक रीड करा है। आप ये बहुत लोग भी अच्छी बात है। कोई मतलब जो जो सेमिनार देख रहे हो इस टाइम पे, आप लोग भी कोई सीबीसी रिपोर्ट अपने पास खोल के रखो किसी पेशेंट की। वहां पे अगर आप अभी साथ ही में रिलेट करोगे तो ज्यादा कंफर्म रहेगा आपको। बिल्कुल सही है। मैम आपको लेकिन भेजे कैसे? कौन से लिंक में भेजे आपको रिपोर्ट्स? मैं नहीं एक आप मेरी आप पेशेंट है। जैसे आपके पास कोई रिपोर्ट है ना इस टाइम पे, आप अपने फोन में या लैपटॉप में खोलो, उसमें देखो हाँ आपको जी। कुछ नहीं समझ आ रहा तो मेरे को क्वेश्चन पूछो, तो मैं आपको जहां तक मेरे को समझ आई है तो मैं आपको समझा मैम दूंगी उसमें। मैम इसमें मेरी एक पेशेंट है, वो 62 ईयर ओल्ड है, हाँ जी। डायबिटिक है। हम्म। और वो कोरोना में 26 डेज वेंटिलेटर पे रही थी। हाँ नाउ शी जी। इज ओके। लेकिन उसका हीमोग्लोबिन 9 था, फिर मैंने फेरमफॉस दिया, उसमें ना आयरन डेफिशिएंसी आ रही है। और हम्म। डायबिटिक है, मतलब उसके बाद कोरोना के बाद वो डायबिटिक हो गई है, और उसमें आयरन डेफिशिएंसी आ रही है। तो मैंने तो हीमप दिया है वैसे उसको। डॉक्टर्स तो कह डायबिटिक रहे हैं पेट पेशेंट्स। में आयरन है। डायबिटिक है, वो भी अंडर कंट्रोल है। हम्म। और कोरोना के बाद उसको स्टंट डले थे, थोड़ी सी माइनर ब्लॉकेज थी, तो उन्होंने वन आर्टरी में स्टंट डाला था। कुछ हम्म। और भी पैथोलॉजी है उनको? तो और उसकी एपिटाइट नॉर्मल है, मतलब नहीं, नो पैथोलॉजी थायराइड, ऐसा नहीं, कोई कुछ और हिस्ट्री नहीं। पैथोलॉजी है उनकी? नहीं, पैथोलॉजी में और कुछ नहीं है। मतलब उसको सिर्फ अभी डायबिटीज कंट्रोल है विथ मेडिसिन, हम्म। एलोपैथिक मेडिसिन। और मेरी साइजीरियम भी ले रही है, कंट्रोल है। वॉक प्राणायाम सब, थोड़ी ओवरवेट है। नहीं, बाकी मैं उसको पैथोलॉजिस्ट आयरन की बात कर डेफिशिएंसी रही हूँ, नहीं जिस हुई। तरह से उनको वो अगर वेंटिलेटर पर रही हैं उसके बाद कोई और इशू आया उनको हेल्थ का? नहीं, शुगर ही हम्म। सिर्फ आई है, शुगर है, शुगर हो गई है, और बाकी कोई और जैसे उसको 2 साल पहले कोरोना में 2021 में वो वेंटिलेटर पे रही थी। तब उन्होंने बोला था इसकी स्पीच जा सकती है, चलना, लेकिन वो विद द आप ग्रेस एक ऑफ बार ना गॉड, उनको मतलब एक बार उनको 15 दिन के लिए वनेडियम मैट देना सुबह शाम। आफ्टर 15 डेज विरेटियम मुझे वेट। बताना। क्या वनेडियम जी? मैट कौन? 30 में। विरेट्रम वेट 30 वरेट्रम में? नहीं, वनेडियम मैट। विरेटियम वेट, अच्छा जी। मैं यहाँ पे वनेडियम ठीक है। मटेरियल दीजिएगा 15 दिन के लिए, सुबह शाम। अच्छा जी। 15 दिन के बाद थर्ट आप सीबीसी करवाना, बाकी टेस्ट भी देखना, फिर बताना। मैं आप विद इसमें डेयर ग्रुप में डालूं उसकी रिपोर्ट? नहीं, कोई जरूरत ही नहीं है। पेशेंट। हाँ जी। कोई जरूरत ही नहीं है। अच्छा, उसका स्टूल नॉर्मल है, डाइजेशन नॉर्मल है, कोई एसिडिटी नहीं है, कलर स्टूल का कोई कलर इशू नहीं है, नॉर्मल बस है। एक बार दवाई दो, 15 दिन बाद बताना। रेट्रमेट। हम्म। वेनेडियम मेटालिकम। मैंने ये मैसेज करा है इसमें ना चैट बॉक्स में। ठीक है मैम, थैंक यू। पोटेंसी थैंक 30 यू में दिया मैम। 30 में देना डॉक्टर सुबह प्रोमिला को। शाम, फिर बताना उसके बाद। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू जी, थैंक यू। कोई और सवाल हो किसी का? सॉरी। कल्केरिया आर्ट्स फॉर ओलिगोसाइथेमिया बेटा, नॉट फॉर पॉली। मैम ये सेम ही है टर्मिनेशन के नहीं? ये टर्म्स, कैसे? सॉरी, ये नहीं, टर्म्स दोनों सेम ही है, ओलिगोसाइथीमिया और ऑलमोस्ट पॉलीसाइथीमिया। सेम है, हाँ ऑलमोस्ट। हम्म। तो फिर ये कल्केरिया आर्ट्स दोनों में काम नहीं करेगी? करेगी, कल्केरिया आर्ट्स भी काम करेगी। ओके। लेकिन मैंने आपको बताया है सिर्फ ब्रॉड टर्म्स के ऊपर। अगर मरीज के सिम्टम्स वेरी करते हैं तो कुछ अलग आएगा। मैं बहुत स्पेसिफिकली मेडिसिन बताई है आपको कल्केरियास।
मैम वो किसके लिए है? दोबारा सुनना पॉलीसाइक्लिन। सर, अभी कोई स्पून फीडिंग नहीं। नेक्स्ट फिर से बताइएगा, कोई और सवाल हो तो। रिकॉर्डिंग आएगी आपको, कल मिल जाएगी रिकॉर्डिंग। चलो रजनीत आगे चलो बेटा। हमारे पास 15 मिनट है रजनीत। हाँ जी, हाँ जी मैम। ओके बेटा। हो जाएगा, बस प्लेटलेट्स रह गए। ओके ओके। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स के डिसऑर्डर। बट यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि पूरा हीमोस्टेसिस ही फेलियर होता है, सिर्फ एक प्लेटलेट्स नहीं। हीमोस्टेसिस में भी आगे तीन चार चीज़ें ऐड होती हैं जो कि हमारे पूरे मैकेनिज्म को उसमें पूरे की फेलियर की वजह से ये डिसऑर्डर्स आते हैं प्लेटलेट्स के। तो ये मैकेनिज्म क्या है? ब्लीडिंग कंट्रोल मैकेनिज्म। ये हमें पता ही है, आरबीसीज जो है ऑक्सीजन ट्रांसफर के लिए यूज होता है। डब्ल्यूबीसी इन्फेक्शंस को फाइट करने के लिए या एलर्जिक रिएक्शंस देने के लिए। वैसे ही प्लेटलेट्स जो है हमारी बॉडी में ब्लीडिंग मैकेनिज्म का कंट्रोल करते हैं। कहीं पे ब्लीडिंग है तो उस चीज़ को रोकना, कोई जख्म है उसको भरना। ठीक है, तो जब हीमोस्टेसिस का फेलियर होता है, इस मैकेनिज्म का फेलियर होता है, तो ये डिजीजेस आती हैं। इसमें भी वही थ्रोम्बोसाइटोसिस एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, या तो प्लेटलेट्स बढ़ते हैं या प्लेटलेट्स कम होते हैं। तो इन इसमें हीमोस्टेसिस फेलियर में हमें क्या देखने को मिलता है? हमें पेशेंट की हिस्ट्री में सबसे पहले देखना होता है कि उसकी ब्लीडिंग टेंडेंसीज को हिस्ट्री में लेना होता है। बट सबसे पहले मैं बता दूं, हीमोस्टेसिस में चार चीज़ें काउंट होती हैं। एक तो वेसल वॉल, या तो मतलब वेसल वॉल मतलब जो हमारी ब्लीडिंग ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज हैं, ये इनका कोई डिफेक्ट है। ये बहुत बारीक हैं, जो जल्दी टूट रहे हैं, तो इनमें से ब्लड आ रहा है ना, जो कि हम नॉर्मली देखते हैं पेशेंट में ब्रूइज, कईयों के ये नील पड़ते हैं, ब्रूइज होते हैं ना। और ब्रिक ब्रिक नाड़ियाँ सी दिखती हैं, ब्लड वेसल्स दिखती हैं हमें स्किन पे, या छोटे छोटे पैचेस बनते हैं। ये देखो, मैंने पैचियल हेमरेज की फोटो लगाई है, एकाइमोसिस की लगाई है, छोटे छोटे नील पड़ते हैं। पुरपुरा जो कि एक पर्टिकुलर, परप्यूरा जो एक पर्टिकुलर एरिया में छोटे 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 स्पॉट्स पड़ जाते हैं, पर एक पर्टिकुलर एरिया बड़ा सा इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो ये भी, ये चीज़ें, ये सिम्टम देख के हम कह सकते हैं कि पेशेंट को ना इसका हीमोस्टेसिस में कोई फेलियर आया हुआ है, जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही है। तो जो ये छोटे छोटे नील पड़ने, ये तो विटामिन के की डेफिशिएंसी भी हो सकती है, या फिर पेशेंट में प्लेटलेट्स कम है, वो भी हो सकता है। थर्ड जो है कोएगुलेटरी फैक्टर्स आते हैं, जो कि हम पढ़ते थे ना रोमन लेटर्स में, फैक्टर 1 2 3 4, यहाँ पे मैंने फोटो लगाई होगी, ये रहा। प्रॉपर्टीज ऑफ वेसल वॉल, मतलब वेसल में प्रॉब्लम हो, प्लेटलेट्स में दिक्कत हो, कोएगुलेशन और फिब्रिनोलिटिक मैकेनिज्म में डिफेक्ट हो। कोएगुलेशन में वो मैंने फैक्टर्स बता दिए, 10 फैक्टर्स हैं। मैंने फोटो लगाई है कि नहीं शायद, ये रहे। ये फैक्टर्स थे ना, हम पढ़ते थे फिजियोलॉजी में, फैक्टर 1 2 3 4। ये सारे कोएगुलेशन में हेल्प करते हैं। फैक्टर्स कंबाइन होके स्कार्स बनाते हैं, या अंदर कहीं ब्लीडिंग हो रही है उसको हील करना सॉरी। तो ये फैक्टर्स कोएगुलेशन फैक्टर्स में आते हैं। फिब्रिनोलिटिक एक कोलेजन फाइबर्स होते हैं जो साथ में चिपकते हैं, है ना, तो स्कार बनाते हैं, हील करते हैं। यहाँ पे हिस्ट्री, सबसे पहले हिस्ट्री में देखेंगे हम। हिस्ट्री में पेशेंट की ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स की हिस्ट्री लेनी है। पहले तो प्रेजेंटिंग हिस्ट्री पेशेंट आके बताएगा कि मेरे को स्पॉन्टेनियस नोज से ब्लीड होता है, ब्लीडिंग होती है, एपिस्टेक्सिस, या जॉइंट या मसल में कहीं पे ब्लीडिंग, नील पड़ते हैं जॉइंट्स में, तो वो भी कह सकते हैं वहाँ पे। हेमरेज जो है बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कई बार होती है माइनर ट्रॉमा पे, मतलब थोड़ी सी एक्सरसाइज करी तो नील पड़ गए। ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा विग्रेस एक्सरसाइज पे, ये सारी हिस्ट्री पेशेंट आके बताता है। इसके अलावा किसी को वॉमिट में ब्लड आ रहा है, किसी को स्टूल में ब्लड आ रहा है, किसी को यूरिन में ब्लड आ रहा है, या फिर छोटे छोटे रेड स्पॉट्स, जैसे मैंने ये लगाए थे, छोटे रेड स्पॉट्स होने, नील पड़ने, राइट, स्किन पे, गम से ब्लीडिंग होनी, या फिर मेंस्ट्रुएशन बहुत एक्सेस में होना। ये सारे
फेलियर ऑफ हीमोस्टेसिस के सिम्टम्स है। तो इसमें सबसे पहले मैंने ये दोनों को, जैसे ये चार तरह के स्टेप्स आ जाते हैं ना इस मैकेनिज्म में। तो पहले ये दो की, ड्यू टू डिफेक्ट्स इन वेसल वॉल एंड प्लेटलेट्स, इसकी वजह से हेमरेज होती है म्यूकस मेम्ब्रेन में और स्किन में। जैसे प्लेटलेट्स किसी के लो हुए हों, वैसे तो अगर 1.5 लाख 1.5 लाख चाहिए नॉर्मल प्लेटलेट्स, है ना, 1.5 लाख मतलब 1 लाख तक प्लेटलेट्स हैं तो इतने सिम्टम्स नहीं आते ब्लीडिंग के। 1 लाख से जब नीचे जाते हैं तो पेशेंट को थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग के सिम्टम्स आते हैं। स्किन पे जैसे ऐसे म्यूकस मेम्ब्रेन में थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग दिख गई, स्किन पे ये टेलेंजेक्टेशिया जैसे सिम्टम्स दिख गए, है ना। तो ये वेसल वॉल का डिफेक्ट है या प्लेटलेट्स लो का डिफेक्ट है। और जो कोएगुलेशन मैकेनिज्म का और फिब्रिनोलिटिक मैकेनिज्म का फेल होना, इसकी वजह से ये सिम्टम आते हैं। जॉइंट्स में ब्लीडिंग होनी, जॉइंट्स में ही नील पड़ने या मसल्स में बड़े वाले नील पड़ने, या फिर सेरिब्रल हेमरेज होना, कहीं पे भी ब्लड वेसल टूट जाना, है ना। और पेट में एकदम से हेमरेज हो जाना, जैसे एओर्टा में एओर्टा फट गया, कईयों के हम केसेस सुनते हैं ना, एओर्टा फट गया, अब्डोमेन में ब्लीडिंग हो गई। तो ये सारे कोएगुलेशन मैकेनिज्म और फिब्रिनोलिटिक मैकेनिज्म के फेलियर के सिम्टम्स होते हैं। अब इसमें लैब इन्वेस्टिगेशंस, सॉरी पहले हिस्ट्री का कर लेते हैं। हिस्ट्री जैसे प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स मैंने बता दी, पेशेंट को ब्लड आ रहा है, नाक से आ रहा है, मुंह से आ रहा है, गम से, या वॉमिट में आ रहा है, स्टूल में, यूरिन में, या फिर स्किन पे स्पॉट्स पड़ रहे हैं, ठीक है, या एक्सेसिव मेंसेस आ रहे हैं, कभी भी नील पड़ जाता है थोड़ी सी एक्सरसाइज से या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज से पड़ता है, ये होगी प्रेजेंटिंग हिस्ट्री। और सेकंड आ गई पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री या पास्ट हिस्ट्री, कि उसको पहले हेमरेज हुआ था। जैसे मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स आते हैं कि हमें एक टाइम पे एक्सीडेंट हुआ था, तब बहुत ज़्यादा हेमरेज हुई थी, ब्लीड सॉरी ब्लड डोनेट करना पड़ा था मेरे को, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की हिस्ट्री है इसमें। अब ड्रग हिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्लेटलेट्स डिसऑर्डर में। पेशेंट एस्प्रिन या वॉर्फरिन तो नहीं ले रहा। अभी मेरे को कोई बताएगा कि एस्प्रिन और वॉर्फरिन क्यों देते हैं? ब्लड थिनर है ना ये? हाँ जी मैम। ब्लड थिनर है इसलिए यूज करी जाती है, और प्लेटलेट्स इससे डाउन जाएगा ही जाएगा ना। हाँ जी, पर ये दोनों भी तो मेरे को भी ये पढ़ के ही पता चला कि ये दोनों का अलग अलग काम होता है। मॉर्फिन पेन किलर भी है। हाँ जी हाँ जी। पर एस्प्रिन जो है वो प्लेटलेट्स को डिक्रीज करने के कम लिए करती होता है। है। जो वॉर्फरिन है वो कोएगुलेशन फैक्टर्स को डिक्रीज करने के कोएगुलेशन है, ठीक है। लिए। तो ये हाँ डिफरेंस फर्क है, थोड़ा सा फर्क है। माइनर सा फर्क है, क्योंकि हम हम्म कोएगुलेशन मैकेनिज्म को इतना ध्यान नहीं देते, सिर्फ प्लेटलेट्स को देते हैं, हम्म। पर उसको डिक्रीज करने के लिए ये देते हैं। ये अच्छा फर्क बताया तुमने। हाँ जी। रहनी है साइड। एस्प्रिन और वार्फरिन, अगर पेशेंट के हमारे पास मोस्टली पेशेंट आते हैं जिनके प्लेटलेट्स लो रहते हैं, तो आके कहते हैं कि हमें प्लेटलेट्स कम है, दवाई दे दो। पर पेशेंट के प्लेटलेट्स फिर भी बढ़ते नहीं है। तो उनसे ये पूछना बहुत ज़रूरी है कहीं वो एस्प्रिन तो नहीं ले रहे, क्योंकि आजकल डॉक्टर्स एस्प्रिन तो लाइफ टाइम रिकमेंड कर रहे हैं ना पेशेंट्स को, जो जिनका खून गाढ़ा है या बाईपास सर्जरी हुई है या किसी के स्टंट डला है, तो उनको एस्प्रिन तो लॉन्ग लॉन्ग टाइम के लिए ही बोल देते हैं कि खाना ही है। तो उन पेशेंट्स को एस्प्रिन कई बार कम करवानी पड़ती है क्योंकि प्लेटलेट्स डिक्रीज हो रहे हैं। पर देखना पड़ता है सब कुछ कि उनका बीपी ठीक रह रहा है, उनको हार्ट में कोई पेन या ऐसे कोई डिस्निया वगैरह ऐसा कुछ फील तो नहीं हो रहा, तो हम एस्प्रिन पेशेंट की कम करवा सकते हैं और अब हमारी होम्योपैथी पे स्विच करा सकते हैं। मैंने कई पेशेंट्स की बंद करवाई है, पर पूरा देख के कि उनको कोई रिस्क तो नहीं है ना आगे। और क्योंकि कई पेशेंट्स कुछ लापरवाह भी होते हैं, डॉक्टर्स की कुछ टाइम के लिए बताते हैं बट बाद में वो जाते नहीं है अपने खुद को दिखाने के लिए कि वो ठीक है या नहीं है। कुछ डॉक्टर्स तो बंद करवा भी देते हैं पर पेशेंट जाते नहीं है। तो अगर पेशेंट बिल्कुल सेफ है तो उसकी हम एस्प्रिन बंद करवा सकते हैं। वार्फरिन को बंद करवाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये मोस्टली जो ओपन सा हार्ट सर्जरीज हुई होती है उनको डॉक्टर्स सजेस्ट करते हैं।
नॉर्मली तो एस्प्रिन ही सजेस्ट करते हैं। नेक्स्ट इसमें इम्पॉर्टेंट है, जो कि हमने आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज की हिस्ट्री में नहीं किया, ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री। अगर कि कोई पेशेंट केमिकल से एक्सपोज हो रहा है अपने काम में, उसके प्लेटलेट्स भी कम रह सकते हैं, तो उसको बोलना पड़ेगा कि आपको या तो काम स्विच करना पड़ेगा किसी और जगह पे। ठीक है। नेक्स्ट हिस्ट्री के बाद आता है फिजिकल एग्जामिनेशन का। फिजिकल एग्जामिनेशन में पेशेंट में हम देख सकते हैं कहीं पे ओल्ड स्कार है, या फिर डीजनरेटिव जॉइंट डिजीज, आर्थराइटिस वगैरह, उसमें भी ये प्लेटलेट्स का हमें दिखता है। नेक्स्ट स्किन पे मैंने बता ही दिया, छोटे छोटे हेमरेज के पैचेस, ब्रुइजेस होने, और लिम्फ नोड्स की एनलार्जमेंट होनी, लिवर और स्प्लीन की इन्वॉल्वमेंट, ये हमें अल्ट्रासाउंड से पता चलती है। इसके बाद आ गया हमारा वेसल वॉल का डिफेक्ट। मैंने बता ही दिया, बहुत छोटे कैपिलरीज जो होती हैं वो बारीक होती हैं, उनका बार बार टूटना प्लेटलेट्स कम होने की वजह से या कोएगुलेशन फैक्टर कम होने की वजह से वेसल वॉल जल्दी टूटती है, तो वहां से ब्लीडिंग होती है, तो स्किन में कई कई बार ये ब्लीडिंग दिखती है। तो अम, इसके अलावा हाँ, लैब इन्वेस्टिगेशन। लैब इन्वेस्टिगेशंस ये हमारी मतलब बहुत कम ज़रूरत पड़ती है करवाने की। वैसे तो सीबीसी से ही पता चल जाता है हमें कि प्लेटलेट्स कम है, तो पेशेंट को ब्लीडिंग का डेंजर है, तो उसको सर्जरी में नहीं जाने देना, पहले उसके प्लेटलेट्स कंप्लीट करने हैं। या उसको प्लेटलेट्स देख के ही हमें पता चल जाता है कि कब तक इसके ब्लीडिंग के चांसेस हो सकते हैं। जैसे अगर 1 लाख तक है तो पेशेंट की ब्लीडिंग के चांसेस इतने नहीं होते। अगर 50,000 है, 50,000 से 1 लाख के बीच में है, तो हो सकती है। या फिर 20,000 से कम है तो सीवियर सेरिब्रल हेमरेज ही हो सकती है। तो 50,000 से 1 लाख के बीच में पेशेंट्स को हम उनको परफ्यूज मेंस्ट्रुएशन हो सकती है, एपिस्टेक्सिस हो सकती है, तो उसी हिसाब से हमें मेडिसिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ती है। नेक्स्ट पीटीआर टेस्ट हो गया, प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट, ये हम करते थे ना फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री जब हम पढ़ते थे, तो उस टाइम पे वो कैपिलरी को तोड़ के देखते थे ब्लीडिंग टाइम कितना है, क्लॉटिंग टाइम कितना है। ये सारे टेस्ट वही है, पेशेंट का चेक करते हैं। ये तब चेक करते हैं जब पेशेंट की सर्जरी होनी होती है, कि उसका ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम सही है कि नहीं है, कि पेशेंट सर्जरी के लिए रेडी है। इसके बाद आ गए डिक्रीज प्लेटलेट काउंट के कॉजेज। इसके कॉजेज मैंने लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो। बोन मैरो फेलियर, जैसे मैंने पहले ही बताया, उनकी जनरेशन में ही दिक्कत है। बोन मैरो फेलियर वहीं से नहीं बन पा रहे। पेरिफेरल डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रही है, इसमें ये है आईटीपी एंड माइलोफाइब्रोसिस। आईटीपी है इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। ठीक है, ये एक डिजीज है। इसमें इसके सिम्टम्स में आपको थोड़े से बता देती हूँ। हाँ, ये ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से होता है, या फिर वायरल इन्फेक्शन है कोई उसकी वजह से, कि थ्रोम्बोसाइट्स अपने आप ज़्यादा टूटने शुरू शुरू हो जाते हैं इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज की वजह से। इम्यूनिटी बढ़ाने की वजह से प्लेटलेट्स कम होने शुरू हो जाते हैं। चिकन पॉक्स में भी ऐसे होता है, प्लेटलेट्स कम होते हैं। एचआईवी इन्फेक्शन में भी होता है, हेपेटाइटिस सी में भी होता है, और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में भी कईयों में होता है। नेक्स्ट माइलोफाइब्रोसिस, ये मैंने बता ही दिया था। बोन मैरो जो है वहाँ पे स्कार टिश्यूज बनने शुरू हो जाते हैं, तो प्लेटलेट्स वहाँ से बनते नहीं है, और जितने बनते हैं वो भी क्या सर्कुलेशन में आके स्प्लीनोमेगाली की वजह से वो भी टूटने शुरू हो जाते हैं, तो प्लेटलेट्स काउंट बहुत लो रहता है। तो इसमें हम उसका पीबीएफ करवा के या बोन मैरो की एस्पिरेशन करवा के चेक करवा सकते हैं कि वहाँ पे बोन मैरो में माइलोफाइब्रोसिस तो नहीं है, बोन मैरो कैंसर तो नहीं है। थर्ड आ गया मैसिव ट्रांसफ्यूजन। अगर पेशेंट को बहुत सिवियर इंजरी हुई है, एक्सीडेंट हुआ है, तो उसको ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूज करना पड़ रहा है, या किसी ओपन हार्ट सर्जरी में ही उसको ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूज करना पड़ रहा है, तो उसमें भी एकदम से बॉडी अडेप्ट नहीं करती, तो प्लेटलेट्स जो है लो रहते हैं।
इसके बाद है थ्रोम्बोसाइटोसिस, इंक्रीज प्लेटलेट काउंट। ये रहता है माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर। एक तो है माइलोफाइब्रोसिस, जिसमें बोन मैरो में स्कारिंग होती है। ये एक माइलोप्रोलिफरेटिव, जिसमें जो हमारी बोन मैरो है वो ओवर प्रोडक्शन कर रही है। ठीक है। हॉजकिन डिजीज में भी सेम होता है। या फिर क्रॉनिक हेमरेज में, अगर पेशेंट को बहुत टाइम से हेमरेज हो रही है। कई पेशेंट्स हमारे पास आते हैं ना कि मेरे को तो बहुत सालों से स्टूल में ब्लड आ रहा है, थोड़ा थोड़ा करके आता है, कभी कभी आता है, मतलब जीआईटी ब्लीडिंग होती है कईयों को। तो उसमें भी प्लेटलेट काउंट जो है थोड़ा बढ़ के रहता है, ताकि जो जहाँ भी ब्लीडिंग हो वहाँ पे जाके प्लेटलेट्स उसको रोक दे। तो प्लेटलेट्स नॉर्मली बड़े रहते हैं कि उनको काम करना पड़ता रहता है, तो वहाँ पे प्लेटलेट्स बड़े रहेंगे क्रॉनिक हेमरेज में। दिस इज ऑल अबाउट द सेशन। इसके अलावा कुछ फीवर्स में हमें चेक करवाने पड़ते हैं, जैसे कि ये थोड़ा हटके है, सीबीसी, या फिर जब हम ब्लड के टेस्ट करवाते हैं, अगर कईयों को रिलैप्सिंग फीवर्स होते हैं तो उसमें हमें चेक करवाना पड़ता है ना। मलेरियल पैरासाइट्स हो गए, मतलब ब्लड के पैरासाइट्स जो ब्लड सेल्स में रहते हैं, मलेरियल पैरासाइट्स हो गए। और फ्लेरिया पता है आपको, है ना, माइक्रोफ्लेरिया, उसका टेस्ट करवाना होता है। या फिर काला अजहर, वो तो पुराना हो गया काफ़ी, काला अजहर होता था चेक कराने वाला। या फिर रिलैप्सिंग फीवर्स में लिशमन डोनोवन बॉडीज, वो चेक करवानी, वो पीबीएफ में सब दिखता है। अगर किसी को रेकरेंट फीवर हो रहा है तो उसमें हम मलेरियल पैरासाइट्स, तो मतलब मेरे को लगता है आज से 10 साल पहले मेरे फादर चेक करवाते होते थे ब्लड फॉर मलेरिया, चेक मतलब पैरासाइट का चेक करवाते, उस टाइम पे मलेरिया और फ्लेरिया कॉमन होता था। अभी भी इस टाइम प्रैक्टिस में भी मेरे पास 2 पेशेंट्स फीमेल्स ऐसी आई हैं जिनको एक लेग की स्वेलिंग रहती है, हाथी पाँव जिसको बोलते हैं फ्लेरियासिस। तो उनको भी फ्लेरिया है, उनका भी चेक करवाया हुआ सीबीसी रिपोर्ट मेरे पास आया था, पीवीएफ रिपोर्ट आई थी। तो है तो बहुत रेयर हो गई हैं ये डिजीजेस, बट कई कुछ ना कुछ केसेस आ जाते हैं हमारे पास। ये हमारा था आज का सेशन ब्लड डिजीजेस के रिलेटेड। अभी कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क। मैम एनी आपने क्वेश्चन? कुछ ऐड करना है या मेरे को करेक्ट करना है? नहीं नहीं, कोई करेक्शन नहीं है बेटा। नहीं मैम, फिर भी मतलब आप एक्सपीरियंस्ड हो तो कुछ ऐड कर सकते हो। ऐड में मेडिसिन में तो बहुत कुछ ऐड हो सकता है ना। मेडिसिन पार्ट नहीं मैंने टच किया, मेडिसिन पार्ट, क्योंकि यही मेडिसिन बहुत। में जैसे प्रैक्टिकल पार्ट होता है अपना का, ये है तो ये मेडिसिन, ये है तो ये मेडिसिन है ना, उसमें तो काफी कुछ ऐड हो सकता है। तो आप नेक्स्ट सेक्शन सेशन इस पे रख लो। तेरे साथ ही रखूंगी। ठीक है। मैं ये आपको दोनों डिजीज दोनों साथ में बोलूंगी। आएंगे। हाँ जी। आप, मैं डिजीज बताऊंगी, आप साथ में मेरे को मेडिसिन बता बिल्कुल बिल्कुल। देना। हम्म। कोई रीजन ऑफ सवाल? हाई हार्ट डिसीज।